हेलो दोस्तों, दिस साइड गुरचरण। अब सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर उसको थोड़ा सा ध्यान से बात ज़रूर करना है। इसको थोड़ा सोचना है। इसके मैंने 3 प्रोस्पेक्टिव बनाए हुए हैं। एक तो करंट प्रोस्पेक्टिव, जिसमें करंट प्रोस्पेक्टिव में या तो आपको रिज़ल्ट और नए इशू के बारे में डिस्कस करूँगा। एक पास्ट प्रोस्पेक्टिव है और एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है। 3 प्रोस्पेक्टिव बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करवाऊँगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट 10,000 तक जाएगी, तो आपने देख लिया है कि 31 मार्च को 30 अप्रैल को 9889 इसने हाई लगा दिया है। और जो 9300 की 87 से सी थी वो 570 तक पहुंच गई है। 4 दिनों में पहुंच गई है। आपको पता ही है कि जो मेरे पोजिशनल शेयर्स हैं वो भी, जिनकी तो वीडियो बना रखी है, टेक महिंद्रा, यूनियन बैंक, टाटा स्टील, बंधन बैंक, वैरक इंजीनियरिंग, प्राग मिल्क, टेक सोल्यूशन, पता नहीं ये कितनी शेयर मैंने रिकमेंड की और सारे के सारे ब्लास्ट कर दिए हैं। इससे अलावा पता नहीं, अभी तो मैंने वीडियो तो अभी बनानी शुरू की है, पर उससे पहले भी मैंने जितने भी शेयर दिए हैं सभी ने ब्लास्ट किया है। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको प्रोफाइल तो पता ही है। रिलायंस का एक पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, एक जियो का, एक रिलायंस डिजिटल का है। इसका ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगा नहीं। फाइनेंशियल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये Q1 का इसका EPS के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। 17 रुपये का EPS Q1 में इन्होंने अर्न किया था। अभी सिर्फ इसका करंट पर्सपेक्टिव मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ का करंट, जिसमें कि रिज़ल्ट और राइट इशू का थोड़ा डिस्कस करूँगा। 17 रुपये EPS इन्होंने Q1 में अर्न किया था और 18-19 के पास इन्होंने Q2 में कर लिया, यानी कि 38 रुपये इन्होंने अर्न कर लिए हैं। और Q3 में 18-19 रुपये फिर अर्न कर लिए, यानी इन्होंने 57 रुपये तक अर्न कर लिए हुए हैं। 3 क्वार्टर में 57 रुपये बन गए ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, अभी 11-12% के पास इक्विटी की रिटर्न दे रहे हैं। कंपनी 11-12% कमा के दे रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स आप चेक कर लो, 4-5% के अकॉर्डिंग अपने एसेट्स के ऊपर रिटर्न दे रही है कंपनी, अच्छी है। और EPS है, देखो हर साल इनकी 40, 50, 60, 70, 66 होगी। अब उसके अकॉर्डिंग जो 2019 में 2067 होगी। अब 2020 में आप देखो 71 पे इनको रिक्वायरमेंट थी, 66 से 71 पे, मतलब 4-5 रुपये और EPS बढ़ना चाहिए था। तो अभी आपको मैंने ऊपर दिखाई दिया कि 57 रुपये ये अर्न कर चुका है। अब 57 में 15 रुपये का, ये देखो नीचे 15 रुपये अर्न EPS इन्होंने अर्न EPS करना ही था। तो हम देखेंगे कि इन्होंने अर्न किया कि नहीं किया है। तो उसके इनकम स्टेटमेंट आप देख लो। 2019 में 39,000 नेट रेवेन्यू था। अभी उसके अकॉर्डिंग पीछे से देखो कंटिन्यू ग्रोथ है। 36 करोड़ था, 39 करोड़ पिछले साल में कमाया। उसके अकॉर्डिंग 40-42 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए था, इनकम होनी चाहिए थी। वो हम देखेंगे कि इन्होंने अर्न किया कि नहीं करनी है किया। रेवेन्यू देख लो अब, 6 ट्रिलियन के 6 लाख करोड़ की 2019 में इनका रेवेन्यू है। और उसके अकॉर्डिंग 6 ट्रिलियन, अभी 5 करोड़ 4 करोड़ 2018 में था, 5-6 हो गया। अभी इनके अकॉर्डिंग 8 ट्रिलियन रेवेन्यू होना चाहिए था। अब देखेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। बैलेंस शीट आप देख लो, 2019 की 10 ट्रिलियन की एसेट्स दिखा रहे हैं, 6 ट्रिलियन की लायबिलिटीज़ है। मतलब 10 ट्रिलियन का मतलब है इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2019 में 10 लाख तक की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है जी, 6 लाख का उनके ऊपर कर्जा है। 6, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल, अभी इन्होंने 7 रुपये 57 रुपये अर्न कर लिए हुए हैं। अब उसमें से 71 रुपये इनको 2020 में चाहिए था रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग। 15 रुपये बच गए हैं। 15 रुपये हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अर्न किए हैं कि नहीं अर्न किए हैं। फिर अभी थोड़ा रिज़ल्ट में अब मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा अभी रिज़ल्ट पार्ट डिस्कस करूँगा मैं। रिलायंस इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट 39,000 करोड़ इन्होंने, जितना इन्होंने आपको मैंने अभी पीछे दिखाया 2019 में जितना अर्न किया था उतना ही अर्न किया है। मतलब इसके अकॉर्डिंग 4-5 हज़ार करोड़ रुपये रेवेन्यू और अर्न होना चाहिए था इनका, वो इन्होंने अर्न नहीं किया। आपने देख ही लिया, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। 0.1% की सिर्फ 0.1 का सिर्फ बढ़ोतरी हुई है। अभी यहाँ पे मनी कंट्रोल में मैं दिखाता हूँ आपको। मनी कंट्रोल पे
हाँ देखो, ईयरली चेक करता हूँ प्रॉफिट तो उनका 39,000 करोड़ रुपया। देखो जितना था 2019 में उतना ही 20 में आया है, ठीक है। आप मनी कंट्रोल पे आप खुद चेक कर लेना। तो जो रेवेन्यू है वो तो आपको पता ही है कि 6 लाख, सिर्फ 5% की इन्होंने बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। 6,59,000 करोड़ हुआ पिछले साल के अकॉर्डिंग। और जो रिलायंस पोस्टेड 39% डाउन इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, 6,300 करोड़ का इनको इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग इनको प्रॉफिट हुआ। अगर क्वार्टरली प्रॉफिट चेक कर लो तो देखो 6,348 करोड़ प्रॉफिट है। और जबकि 11,000 करोड़ पिछले क्वार्टर 2000 मार्च में चेक करूँगा 10,362 करोड़ था, उसके अकॉर्डिंग ये 39% गिरा हुआ है। यहाँ पे आपको मनी कंट्रोल पे चेक करवा रहा हूँ मैं साथ के साथ। और जो रेवेन्यू जो इस क्वार्टर का है वो भी थोड़ा डाउन है, 2.3% रेवेन्यू डाउन है। अब 1,39,000 करोड़ था, अब ऊपर आप देख लो, देखो रेवेन्यू 1,39,000 करोड़ था, अभी 1,36,000 करोड़ है, ये भी थोड़ा डाउन है, ठीक है जी। वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। दिसंबर का जो था वो 11,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट था सेम क्वार्टर का, अभी 10,000 करोड़ रुपये इन्होंने प्रॉफिट दिखाया पूरे साल का। दिसंबर क्वार्टर का था ना जो 11,640 करोड़ था, इस सेम क्वार्टर में 10,251 करोड़ रुपये इन्होंने जो दिसंबर में चेक कर लो आप, ये देखो 11,640 करोड़ था। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये रिटर्न लास्ट क्वार्टर 10,250 करोड़ उससे पिछले साल था, वो रिटर्न वो उसके अकॉर्डिंग भी अभी गिरा है। मतलब 2018 दिसंबर की बात करो 10,251 करोड़ था, पर 2019 में 11,641 करोड़ बढ़ा था। तो रिटर्न अभी इसका जो था रेवेन्यू रिफाइनिंग से 3.4% गिर गया हुआ है जो रिफाइनिंग का था। और उसके बाद पेट्रोकेमिकल का बिजनेस भी 42% डाउन हुआ, 4,045 करोड़ से डाउन हुआ है। 625 करोड़ से ये कम हो गया है, 625 करोड़ से कम हुआ है। पिछले साल 53,000 करोड़ था, अभी ये 45,000 करोड़, 4500 करोड़ है, 53,000 करोड़ था। तो इसके अकॉर्डिंग अभी 53,000 करोड़ तो इन्होंने राइट इशू किया हुआ है। पेट्रोकेमिकल का बिजनेस था जो 42% डाउन हुआ है, मतलब पिछले साल जितना था उससे भी ये 45,000 मतलब 8,000 करोड़ होगा, तो अभी ये 4500 करोड़ ही इन्होंने दिखाया है। तो अभी इन्होंने आपको पता ही कि लेटेस्ट रिज़ल्ट तो आपसे डिस्कस कर लिया है। अभी ये करंट था, करंट में अभी रिज़ल्ट डिस्कस करूँगा और राइट इशू डिस्कस करूँगा। राइट इशू उन्होंने 53,000 करोड़ रुपये इन्होंने मांगा है कि हमको 73,000 करोड़ रुपये हमको जुटाना है। उसके पीछे एक ही रीज़न है इनको, तो अभी इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, 6-6.5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। और इसके पीछे रीज़न यही है, आपको पता ही है कि अभी स्टॉक 875 रुपये 23 मार्च को 875 रुपये पे आया था। अभी उसके बाद ये शेयर है सीधा ही 1450-1500 के पास पहुंच गया, 70% ऊपर पहुंच गया। अभी इन्होंने इसीलिए ये पहुंचाया ताकि ये 53,000 करोड़ रुपये जुटाए और इन्वेस्टर के ऊपर अपना फेथ बनाए रखे। जो भी इन्वेस्टर हैं, जो तो इन्वेस्टर है वो तो बाय कर सकते हैं, जो ट्रेडर है उसको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि ये राइट इशू में अप्लाई करे। उसका रीज़न यही है, अभी मैं वेट करूँगा, वो भी आपको सारा डिस्कस करके बताऊँगा इन्वेस्टर के ऊपर क्या इन्होंने। अभी थोड़ा सा राइट इशू के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना मुकेश अंबानी ने भी अपनी जो सारी सैलरी थी वो भी फोरगो कर दी, त्याग दी है कि मैं नहीं लूँगा और सारी इकॉनमी को डोनेट करूँगा। एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी इन्होंने 10% कट कर दी है। तो अभी उसके बाद आपको मैंने रिज़ल्ट तो आपको सारा दिखाई दिया, अब यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं इनका। जो ये देखो 53,000 करोड़ रुपये बिगेस्ट राइट इशू है। राइट इशू का आपको पता है, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को राइट दिया जाता है कि आप बाय करो। कंपनी के पास 3 ही अवेलेबिलिटी होती है अगर शेयर कैपिटल अप्लाई करनी है। एक तो होता है कि अपना डायरेक्ट ब्रोकर को दे दे, वो अपने शेयर बेच देंगे। दूसरा होता है कि IPO लेके आए। IPO की तरफ आपको पता ही है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है।
FIA, DOA। और जो तीसरा होता है ऑथराइज कैपिटल को इशू करने का, उसका एक ही रीज़न होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को शेयर मिले, ताकि जो कंपनी कमा रही है उसके अकॉर्डिंग जो शेयर होल्डर है उन्हीं को फ़ायदा मिले। उनको भी थोड़ा राइट है कि वो ये अपना शेयर सस्ते में दे रहे हैं 1257 में। अगर आपके पास 15 शेयर हैं ऑन द रिकॉर्ड डेट ये मेंशन करेंगे, अभी अगली न्यूज़ आने तक रिकॉर्ड डेट भी मेंशन करेगा। अगर उस डेट तक आपके पास है, वैसे तो मेरे ख्याल से किसी ने भी 1400 रुपये शेयर के ऊपर अभी 14.5 के पास शेयर बाय किया होगा या होल्ड किया होगा, सभी ने बुक कर लिया होगा। अगर शेयर किसी के पास है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के व्यू से देखना चाहता है, तो 15 शेयर के बदले उनको एक शेयर और फ्री में बोल रहा 1257 दे के उसको बैंक की वेबसाइट के ऊपर ये सारा आएगा। बैंक की अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो वहीं पे सारा अपडेट कर देंगे कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, और उसके थ्रू आप इसका एक शेयर अप्लाई कर पाओगे। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ। तो पहले फाइनेंशियल मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है। अभी इसकी बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में देखो, ये जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर फंड, इसका आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले डिस्कस करवाता है। ये देखो 2020 में आप चेक करोगे 11,65,000 करोड़ रुपये इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रही है, जिसमें से 4,24,000 करोड़ रुपये इनकी शेयर होल्डिंग ही है। बाकी का सारा एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, 2,34,000 करोड़, करंट लाइबिलिटीज़ है 3,10,000 करोड़ रुपये। तो 3 लाख वो तो स्टैंड अलोन है। कंसोलिडेटेड 4 लाख करोड़ रुपये इनकी लाइबिलिटीज़ हो चुकी, मतलब इनके ऊपर 4 लाख करोड़ का रुपये का कर्ज है, 4 लाख करोड़ रुपये का। वो भी आपको डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। अभी देखो शेयर होल्डिंग कितनी है, 4 लाख रिजर्व को मिला के। अभी उसमें से 6,000 करोड़ रुपये, 6,339 करोड़ रुपये इनके पास शेयर कैपिटल है। इसमें से 4,18,000 करोड़ रुपये इनके पास सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट पड़ा हुआ है। इसको याद रख लेना, 6,339 करोड़ इनके पास शेयर कैपिटल है। वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। 53,000 करोड़ का इन्होंने राइट इशू अप्लाई किया हुआ है। अब कोई भी शेयर बंदा अप्लाई करेगा, 1200 क्लोजिंग प्राइस कितना इन्होंने बंद किया, 1467, उसके अकॉर्डिंग 1257 रुपये इन्होंने प्राइस डिसाइड किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ये शेयर जो है 14% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। अगर किसी ने भी ये, इसका मतलब यही है कि शेयर, एक तो शेयर आप पहले तो 875 रुपये पे था, अभी इन्होंने शेयर एकदम 1400-1500 रुपये शेयर पहुँचा दिए, ताकि लोगों को अभी थोड़ी देर तक ये शेयर ऊपर ही रखेंगे। उसका कारण ही कि लोग बिलीव करें और राइट इशू में पैसा इन्वेस्ट करें। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इन्होंने इसकी जो शेयर कैपिटल है 6% ये अपनी शेयर कैपिटल डिल्यूट कर रहे हैं। वो भी मैं आपको बता, डिल्यूट का मतलब ये शेयर कैपिटल अपनी पब्लिक में बांट रहे हैं। जितनी कैपिटल इनके पास 6,336 करोड़ मैंने आपको दिखाई थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो नंबर ऑफ़ शेयर आप चेक कर लो। $6,339 करोड़ इनके पास शेयर कैपिटल है, जिसमें से 50% 3,000 यानी 3,100 करोड़ रुपये शेयर अंबानी जी के पास है। 3,100 करोड़ रुपये, 3,100 करोड़ शेयर कैपिटल पब्लिक के पास है। आधी आधी हो गई 6,300 करोड़ में से। अब 6,300 करोड़ में से ये 6% डिल्यूट कर रहे हैं, मतलब ये और शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट इनके EPS के ऊपर पड़ेगा। EPS मतलब अगर मान लो आप शेयर कैपिटल बढ़ाओगे, लोगों के पास जितनी शेयर कैपिटल जाएगी उससे आपका प्रॉफिट, मान लो आप लाख रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर आपके पास 50,000 शेयर है शेयर होल्डर के अपने डिलीवर, तो आपकी EPS 2 रुपये बन गई। अगर वहीं आप 50,000 की बजाय आप इसको 1 लाख कर देते हो, शेयर कैपिटल 50,000 से और बढ़ा देते हो, तो आपकी EPS कितनी होगी, 1 रुपया होगा। अगर EPS वही 1 लाख 1 से डिवाइड करोगे, EPS 1 रुपया आएगा। अगर EPS कम होगा, उसके अकॉर्डिंगली शेयर का रेट भी कम हो जाएगा, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो इसीलिए ये तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अभी देखो 30,000 करोड़ रुपया को आप 6% को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी ये 6% करोगे और 6% अभी मैं आपको बताता हूँ ये कितनी हो गई, 3100 करोड़ हो गई ना। 3100 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3100 × 6 करूँगा, देखो 186 को अगर मैं 1257 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही 23-24 हज़ार करोड़ रुपये बन जाएगा। ये देखो, ये मैं बताता हूँ,
3100 करोड़ है ना, ये देखो 3100 इंटू 6% किया 186 हो गया। इसको 1257 से मल्टीप्लाई करूँगा, वही 2300-2400 करोड़ रुपये आ जाएगी। मतलब 20 लाख शेयर ये, और 20 लाख, यहाँ देखो 20,62,81 शेयर ये और पब्लिक में शेयर लेके आएंगे। वहीं ये जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो भी उतने से ही बढ़ाएंगे, 50% ये बढ़ाएंगे, 50% वो बढ़ाएंगे। टोटल कैपिटल का 6% करोगे तो ये 20 लाख करोड़ और बन जाएंगे। तो इससे अगर 1257 उस शेयर कैपिटल को 1257 के हिसाब से रुपये से करेंगे तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे 53,000 करोड़ रुपये इनको मिल जाएगा। आप समझ चुके होंगे। 6300 करोड़ की कैपिटल मैंने आपको मनी कंट्रोल पे दिखा दी है, और उसका 6% करोगे, उसको 1257 से मल्टीप्लाई करोगे तो 53,000 करोड़ रुपये इनको चाहिए ही चाहिए इन्होंने। ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखो, ये इन्होंने 30 साल बाद इन्होंने ये राइट इशू अप्लाई निकाला है। तो पहले सन 1990 में निकाला था, 91 में, उसके बाद ये पहली बार निकाला हुआ। इसका मैथ क्या है, अगर आपको रिकॉर्ड डेट के पास, अगर आपके पास राइट शेयर पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड डेट ये भी डिसाइड करेंगे कौन सी रिकॉर्ड डेट निकालेंगे। अगर उस डेट तक आपके पास 1400 या 1400 के आसपास, 1350 के आसपास शेयर पड़े हुए हैं तो आप अप्लाई कर पाओगे 1257 के साथ। 15 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर मिल जाएगा, वो भी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी इनको। इनका ऑनलाइन पोर्टल जो भी होगा बैंक के थ्रू, आप उसको एक पेमेंट 1257 रुपये दे के आप ये शेयर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो इसका इफेक्टिव मेथड यही है कि 1% डिस्काउंट बनेगा। ये देखो यहाँ पे, अगर मैं 15 शेयर लेता हूँ, 15 शेयर 1466 के हिसाब से अब इसकी कैलकुलेशन करूँ तो मेरा 22,000 रुपये बनता है। तो 1 शेयर मेरे को 1257 का मिलेगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं मेरे पास 16 हो जाएंगे। तो मेरी कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी 23,247। 22,000 प्लस 1257 करूँगा, 23,247 बन जाएगी। तो 23,247 को 16 रुपये पे मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा एवरेज शेयर 1450 रुपये के आसपास आएगा। तो मैं क्यों शेयर लूँगा 1450 रुपये के अपनी एवरेज करने के लिए? मेरे को पता कि ये शेयर नीचे आ जाएगा 1200 के पास, तो वैसे ही मेरे को मिल जाएगा। तो मैं वैसे ही नहीं इसको अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। मैं एज ए ट्रेडर के अकॉर्डिंग मैं इसको बाय नहीं करूँगा। ठीक है जी। ये तो मैंने बता दिया। अब इनको फ़ंड क्यों चाहिए? ये फ़ंड इनको 2031 तक इन्होंने अपने ये जो शेयर डेट सारी ख़त्म करनी। 4 लाख करोड़ का मैंने मनी कंट्रोल के ऊपर आपको दिखा दिया कि इनका 4 लाख करोड़ का 2020 तक इनके ऊपर कर्जा है, वो इन्होंने ख़त्म करना है। 53,000 करोड़ रुपये तो ये यहीं से ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अभी मैं आपको थोड़ा और बताऊँगा ये इनको 53,000 करोड़ रुपये क्यों चाहिए। मैंने करंट पर्सपेक्टिव आपको दिखा दी कि राइट इशू क्या होता है। ऑथराइज कैपिटल भी मैंने आपको दिखा दी कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। जितने नंबर ऑफ़ शेयर होते हैं उसको इनकी जो बेसिक वैल्यू थी 10 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। राइट इशू जो होता है बोनस शेयर से बिल्कुल अलग होता है। बोनस क्या होता है कि अगर मान लो आपका कंपनी ने डिविडेंड देना है, तो मान लो 100 रुपये का शेयर आपके पास 10 रुपये डिविडेंड है, तो 10 रुपये का आपको एडिशनल शेयर दे देगी या एडिशनल बोनस के रूप में दे देगी, या आपको वो शेयर स्प्लिट कर देगी। 50-50 रुपये के 2 शेयर कर देगी, उसको बोलते हैं बोनस दे रही है। तो राइट का मतलब यही था कि आपको खुद से पैसे लगाने हैं तो आपको ये शेयर मिलेगा, एक एडिशनल शेयर मिलेगा। तो होप कि आप राइट करंट रिज़ल्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, राइट इशू भी मैंने आपको समझा दिया। अब इनको 53,000 करोड़ रुपये क्यों चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो उनको 31 मार्च 2021 तक इन्होंने सारा कर्जा अपना इन्होंने कमिटमेंट की हुई कि मैं सारा 4 लाख करोड़ रुपये कर्जा मैं ख़त्म कर दूँगी। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अब इसके लिए मैंने करंट सिनेरियो आपको सारा समझा दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको पास्ट सिनेरियो थोड़े सा मैं डिटेल में जाऊँगा। अब मेरे पास पास्ट सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है, उसको थोड़ा सा देखते हैं।
और पास से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इन्होंने जियो का जो रिज़ल्ट सर अनाउंस किया हुआ है इन्होंने, जियो का 87% उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मतलब 5,562 करोड़ रुपया उसका रेवेन्यू 35% से बन गया, 33% से बढ़ गया हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट भी इनका 5,000 करोड़ से बढ़ गया हुआ है सिर्फ जियो के बिज़नेस में ही। पेट्रोलियम के बिज़नेस में मैंने आपको बता दिया कि 40% डाउन गया हुआ है। और जियो में तो काफ़ी मतलब आगे बढ़ रहे हैं ये। इसके बारे में आप इसका रिज़ल्ट जो आप नेट पे चेक कर लेना कि 63,000 करोड़ रुपये इनकी टोटल नेट इनकम बढ़ गई हुई है। तो थोड़ा सा पास्ट सिनेरियो मैं डिस्कस करूँगा। इसमें यही है कि ये देखो, पहले सऊदी रैमको की डील के बारे में समझ लेते हैं कि पास्ट में लेके जा रहा हूँ। सऊदी रैमको की डील क्या है? ये डील है यही है कि अगर ये अपना 20% शेयर बेच देती है, 20% मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। अभी आप ये आ जाओ, मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता दी कि 11,65,000 करोड़ की है। उसमें से ये 5,60,000 करोड़ रुपया इसकी रिफाइनरी बिजनेस और पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है। जियो का बिज़नेस 5 लाख करोड़ है, डिजिटल का बिज़नेस 1 लाख करोड़ है। और टोटल को जोड़ेंगे 11,65,000 करोड़ बन जाएगा। और इसमें से 5,60,000 करोड़ में जो जियो ये रिफाइनरी का बिज़नेस है उसमें से ये 20%, अगर आप 5,60,000 करोड़ को 20% निकालोगे तो 1,11,000 करोड़ रुपया ये डील जो अरामको के साथ होने जा रही है वो यही डील है। वो आपको बता दूं ये 75 बिलियन की है। 75 बिलियन को आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना खुद। 75 × 75 करोगे, ये देखो, और उसको बिलियन से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिलियन में 100 करोड़ होता है। ये देखो 5,60,000 करोड़ की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी सिर्फ पेट्रोकेमिकल के बिज़नेस है, जो कि इसमें 20% स्टेक जो अपना ये बेचने जा रही है 1,11,000 करोड़ में सऊदी अरामको को। क्यों बेचने जा रही है? इसका यही है कि 5 लाख बैरल ये पर क्रूड इसको सप्लाई रिलायंस को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग जाए। जितनी डायरेक्ट ये आपको पता ही सबसे बड़ा कंपनी है क्रूड की, और सबसे ज़्यादा इसको मिल जाएंगे, सारी से जल्दी इसको सप्लाई मिल जाएगी और अपना बिज़नेस और बढ़ा पाएगी। यही मेन रीज़न है। ये सिर्फ पास्ट का बता रहा हूँ। अब ये जो डील है, अब इनको 53,000 करोड़ रुपये इसलिए चाहिए, ये जो डील एक्चुअल में है ये नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है। उसका रीज़न यही है, एग्जीक्यूट ना होने का रीज़न यही है कि वो भी आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे आओ, अगर ये देखो, ONGC ने एक कंपनी थी ONGC, उसने 1.47 बिलियन का रिलायंस के ऊपर ब्लेम लगाया था। 1.47 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे 11,000 करोड़ रुपया ये मांग रही है ONGC रिलायंस कंपनी से मांग रही है कि भाई मैंने तुमसे पैसे लेने हैं, मेरे पैसे दो। क्योंकि रिलायंस ने बिना मतलब कि इसकी टेरिटरी में जाके गुजरात में की टेरिटरी में गैस की प्रोडक्शन की थी। तो गैस की प्रोडक्शन के बाद ONGC ने केस किया हुआ इसके ऊपर कि मेरे को पैसे चाहिए। तो इसीलिए 11,000 करोड़ रुपये ये मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है। ये देखो 4 लाख करोड़ रुपये कर्ज जिन्होंने देना है, 11,000 करोड़ तो ONGC ने इस गैस केस का ही देना है, उसमें से और एडिशनल हो गया। ये कंटिजेंटी लायबिलिटीज़ होती हैं। और उसमें से एक ताप्ती पन्नू का केस है 30,000 करोड़ का, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हो गया, आप सर्च कर लेना। रिलायंस 2016 का केस है, ONGC ने डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में लगाया हुआ है गवर्नमेंट क्लेम के लिए, क्योंकि गैस की प्रोडक्शन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है वो आप देख लेना। फिर उसके बाद 11,000 करोड़ का था यही केस है। अब देखो, अभी सरकार ये 20% अरामको डील को नहीं एग्जीक्यूट होने दे रही है। इसके बदले में जो सरकार का मतलब ONGC है, ONGC नहीं बेचने देना चाहता कि अपना स्टेक सऊदी अरामको को बेचे। उसके पीछे यही रीज़न है कि एक रिलायंस ने ब्रिटिश गैस के साथ और रिलायंस दोनों ने मिलके ONGC
ONGC का शेयर था 40%, ब्रिटिश गैस का 30% था, रिलायंस इंडस्ट्री का 30%। तीनों ने मिलकर एक फील्ड सेलेक्ट किया था, पन्ना मुक्ति एंड ताप्ता, गुजरात के पास है ये। उन्होंने वहाँ 25 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जितनी प्रोडक्शन होगी वो उसका सारा रेवेन्यू ONGC को देगा। पर वो केस 31 मार्च 2020 में 2019 में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तब ONGC को ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने साफ मना कर दिया कि रिलायंस पैसे नहीं देगा, या इन्होंने केस की डेट बढ़ा दी हुई है। तो फिर अगर केस की डेट बढ़ेगी उस पर यही इम्पैक्ट होगा कि ONGC को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर ये ONGC पैसे दे देती है उसको, रिलायंस ONGC को पैसे दे देता, तो ONGC का शेयर आप समझ सकते हो कि कितना ऊपर जाएगा। तभी मैं बोलता हूँ थोड़े शेयरों में पैसा लगा के रखूँ। 25 ईयर की प्रोडक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को ख़त्म हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 30,000 करोड़ रुपये जो रेवेन्यू जनरेट होना था वो ONGC को रिलायंस ने देना था, वो नहीं दिया है। तो इसीलिए ये मुकेश वो बोल रहे हैं कि 20% जो स्टेक है, देखो पल्ड ऑफ है, वो हमने नहीं बेचने देना है अरामको को। और ऊपर से वो 11,000 करोड़ रुपये ONGC से अलग से मांग रहा है। भाई पैसा तो रिलायंस को चाहिए, तो वो पैसा, ये तो एक तो यही रीज़न हो गया। ONGC की ताप्ती पन्नू का केस चल रहा है, और अभी क्रूड का रेट भी आपको पता ही है कि नीचे गिरा हुआ है। क्रूड का रेट नीचे गिरा हुआ है तो उसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन जो है बहुत कम हो जाएगी। वैल्यूएशन कम होने से अरामको सस्ते में ले लेगा और रिलायंस DL को घाटा पड़ जाएगा रिलायंस वालों को। तो इसलिए ये डील वहाँ से पैसा 1,00,000 करोड़ रुपये जो आना है, वो ये बोल रहा है कि 1,00,000 करोड़ रुपये जो मेरे को आना है वो मैं अपना स्टेक बेच के अपना कर्जा कम करूँगा, पर ONGC नहीं बेचने देना चाहती है। तो इसीलिए ये वो डील डिले हो रही है। तो इन्होंने नया तरीका यही निकाला है कि पैसा तो जो चाहिए, एक तो आपको मैंने पिछले न्यूज़ भी दी थी, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपया ये देखो रेज़ किया है। 10,000 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा है कि 10,000 करोड़ रुपया बॉन्ड इशू किए है बैंक्स को। वो जो RBI ने बैंक्स को पैसा दिया 4% पे, और बैंक ने आगे पैसा इसको रिलायंस को दे दिया 10,000 करोड़ रुपया, और उसके बदले में इन्होंने बॉन्ड इशू कर दिए 7% के ऊपर। इनको तो पैसा 7% ब्याज के ऊपर मिल गया, सस्ता मिल गया इनको। तो ये पहले 13-14% ब्याज चलता था, अब 7% के ऊपर रिलायंस को मिल गया। तो वो अपना ओल्ड डेट ख़त्म कर देंगे 10,000 करोड़ से। एक ऊपर से 53,000 करोड़ की जो 1,00,000 करोड़ की डील नहीं हो पा रही है अरामको के साथ, इसीलिए इन्होंने ये नई स्कीम लगाई है कि अपना राइट इशू का जो हथियार है वो यूज़ करें। उसकी वजह से आपको पता ही है कि शेयर का EPS डाउन हो गया तो शेयर का रेट भी नीचे आएगा। और 53,000 करोड़ रुपये मैंने आपको बता दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग कैसे बनता है। 1257 को अगर आप टोटल इक्विटी नंबर ऑफ शेयर को 1257 से 6% निकाल के 1257 से मल्टीप्लाई करोगे तो 53,000 करोड़ आपका बन जाएगा। ये सारा मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 10,000 करोड़ तो गया, तो इसको ऐसे ही मिल गया। ये देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लगा रखी है। 11,000 करोड़ तो ONGC को देना, 30,000 करोड़ रुपये ताप्ती पन्नू का देना है, और 10,000 करोड़ रुपये इन्होंने गवर्नमेंट से मिल चुका हुआ। 1,11,000 करोड़ रुपया इनको अरामको डील से मिलने वाला है, वो पता नहीं कब होएगी। ठीक है, टोटल 4,00,000 करोड़ रुपया इनके ऊपर कर्ज है। ये तो डिटेल बना दी मैंने आपको। फिर उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि डील, उसका कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है, और डिले उसकी वजह से ही इन्होंने ये रिज़ल्ट पे अनाउंस किया कि मेरे को 53,000 करोड़ रुपये चाहिए, और इन्वेस्टर जो भी इच्छुक है वो पैसे लगा सकता है। तो भाई मैं तो इसको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको पता ही कोविड-19 चल रहा है, और सेल नहीं हो पा रही है, फ़्लाइट भी बंद है, ऑयल का बिज़नेस है वो भी फ़्लाइट बंद है, और सारा कम हुआ वो भी कम हुआ है। इनका रिज़ल्ट भी बुरे आए हुए हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है। रिज़ल्ट का मैंने आपको बता दिया। क्रूड का भी प्राइस गिरा हुआ है। क्रूड प्राइस गिरने से क्या होता है अभी आपको ये भी मैं समझा देता हूँ। क्रूड प्राइस गिरने से क्या होता है कि जो बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट होता है वो HPCL BPCL को होता है।
और जो नुकसान होता है रिलायंस इंडस्ट्री और ओएनजीसी को होता है ना। वो क्यों होता है? अगर इनका काम है क्रूड को रिफाइन करके आगे पेट्रोल बना के इनको बेचना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना के बेचने। अगर क्रूड का प्राइस ही नीचे गिरा होगा तो इनकी ऑटोमेटिकली सेल की वैल्यू भी, रिफाइनरी की कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी जितनी रिफाइनरी कॉस्ट ये कर रहे हैं उनकी। वो अगर क्रूड का रेट ऊपर होगा तो उनके सेल बढ़ाने में इनको फ़ायदा होगा। अगर क्रूड का रेट नीचे, उतने ही ये कम रेट में माल बेचेंगे, तो माल रेट कम पे बेचने की वजह से क्रूड का रिलायंस का शेयर नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए क्रूड का नीचे आपको पता ही कि रेट एक तो नीचे गिरा हुआ है। तो एक तो लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड-19 की सिचुएशन भी चल रही है। तो अगर ये डील सस्ते में हो जाएगी तो रैमको सस्ते में खरीद लेगा, तो इसके शेयर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और रिफाइनरी की कॉस्ट जो वो भी आपको मैंने बता ही दी है। और आपको पता ही है ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर और इशू करेंगे ये, तो उसकी वजह से ईपीएस डाउन होगा। ईपीएस डाउन होने की वजह से इनका शेयर, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर का रेट गिरेगा। तो मैं ये शेयर इसीलिए 1200 1250 के रेट के ऊपर अभी मैं इसको नहीं बाय करूँगा। मैं इसी की वेट करूँगा यहाँ तक आए। जो इन्वेस्टर है वो बाय कर सकते हैं, जो ट्रेडर है वो वेट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसका रीज़न बता दिया कि अभी राइट इशू आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगे। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी थी। ये इसका पास्ट प्रोस्पेक्टिव भी बता दिया, जिसमें सऊदी अरामको की डील की वजह, डिले होने की वजह से इनको पैसा चाहिए। और जो फ्यूचर में है, अभी थोड़ा सा इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में डिस्कस करूँगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हमारा ये हो जाएगा, अभी देखो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में मैं हमको थोड़ा सा ये बताऊँगा। रिलायंस जियो की जो डील होने जा रही है, अभी मैंने आपको तो ये बता दिया कि मैं तो अभी ये नहीं अप्लाई करूँगा। अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ये हो जाएगा कि फेसबुक की जो डील होने जा रही है उसमें ये आपको पता ही है, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद रखा हुआ है, व्हाट्सएप को ख़रीद रखा हुआ है और अपना ट्विटर को ख़रीद रखा हुआ है। तो इसके 40 लाख जो यूज़र व्हाट्सएप के ही हैं, 30 लाख यूज़र इंडिया में हैं वो फेसबुक के हैं, और 40 करोड़ टोटल 40 करोड़ यूज़र जियो के। अगर ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं, व्हाट्सएप और जियो कंबाइन हो जाता है, तो एज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आपको डिस्कस करने अभी बताऊंगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में अभी पहले हम देखते हैं कि ये देखो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ये देखो, रिलायंस डिमांड वीडियो विद द डिमांड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड रिमोट वर्किंग एप्लीकेशन टू एन ऑल टाइम हाई, रिलायंस जियो इज़ लेटेस्ट टू एंटर द सेगमेंट। ये अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो ऐप जियो मीट न्यू यूज़ करने जा रहे हैं। ये मेरे को फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं आपको अब सारा डिस्कस करूँगा। प्रेजेंट मैंने आपको बता दिया, पास्ट बता दिया है, उसके बारे में बता दिया कि आपको शेयर अप्लाई करना चाहिए, राइट इशू का नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बता रहा हूँ कि जियो मीट 5 यूज़र जो फ्री प्लान में जियो मीट के यूज़र है, फ्री प्लान को ये सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 100 यूज़र है तो आपको बिज़नेस प्लान लेना पड़ेगा। तो OTP BS मतलब इनका ये है कि मतलब ये न्यू एंटर टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। जियो मीट लॉन्च गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। रजिस्टर 1 लाख डाउनलोड हो चुके हैं अभी उसके। तो ये इसका फ्यूचर पर्सपेक्ट है, जो कि मेरे को इतना मतलब शानदार लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो ये फ्यूचर पर्सपेक्ट में ये क्या क्या कर देगा रिलायंस, आपको नहीं पता है। फिर उसके बाद फ्यूचर में आपको मैं ये बताता हूँ, एक तो ये जियो मार्ट ऐप के बारे में बता दिया आपको मैंने। फिर आपको इसका पता ही होगा कि ये जियो मार्ट भी शुरू कर दिया हुआ उन्होंने ऐप, वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा अभी। फिर उसके बारे में ये जो रिलायंस फेसबुक की डील होने जा रही है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये स्वदेशी को नहीं अपना रहे हैं, बाहर वाली इंडस्ट्री को बुला रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो 10% स्टेक है जो अपना फेसबुक वाले रिलायंस इंडस्ट्री में बाय करेगा, अगर ये 10% से ज़्यादा होता तो इनको FDI के रूल अप्लाई होने थे। तो अगर 10% से नीचे है तो FDI के अकॉर्डिंग इजीली ये शेयर बाय करता है। आपको पता ही है कि चाइना ने जैसे HDFC में डायरेक्टली स्टेक बाहर से ले लिया तो उनके ऊपर इंक्वायरी खड़ी होगी। तो इसीलिए फेसबुक ने पूरा FDI के अंडर ही लिया है ताकि गवर्नमेंट को कोई एतराज़ ना हो पाए। 10% से कम ही इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग
बाय की है, वो उसका बिज़नेस अगर वो बाय करता है तो 43,570 करोड़ रुपये रिलायंस को मिलेंगे। ठीक है जी, ये देखो 43,500 करोड़ रुपये विया फेसबुक मैंने यहाँ पे माइनस कर दिए। 10,000 करोड़ रुपये मैंने आपको बता दिया कि रिलायंस गवर्नमेंट से मिलेंगे। 1,12,000 करोड़ रुपये मैंने आपको बता दिया कि अगर वो डील हो जाती अगर, तो वहाँ से मिलेगा। टोटल अब 53,000 करोड़ रुपये राइट इशू का भी मैंने आपको बता दिया। अगर ये टोटल एग्जीक्यूट हो जाता है सारा कुछ, तब भी इनके पास 1,40,000 करोड़ रुपया डेट खड़ा ही रहेगा, जो कि मतलब आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ये कर ही लेंगे कि ये डेट टोटल ख़त्म हो जाएगा। तो एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि ये शेयर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप सोच भी नहीं सकते हो इसके बारे में। इनका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है 50% आपको पता ही है, पेट्रोल तो हर बंदे को चाहिए। अब भाई इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। और जियो में जो करंटली बिज़नेस ऑलरेडी 40 करोड़ का बिज़नेस है, 40 करोड़ यूज़र हैं इनके। और रिलायंस डिजिटल में 10% कंट्रीब्यूशन, मेगा स्टोर और इंक्रीज़ विद फेसबुक डील, ऑनलाइन पेमेंट। बट मास्टर प्लान जियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैंने आपको बता दिया हुआ। अब फेसबुक के साथ डील भी होने जा रही है। फेसबुक के में डील में इनके यही फ़ायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, आप देखो रीड करना। पहला तो फ़ायदा यही है कि इनको 40,000 करोड़ 43,000 करोड़ रुपये इनको मिल जाएगा, डेट फ्री हो जाएगी। ठीक है जी। और ये जियो मार्ट का ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, नवी मुंबई में इन्होंने शुरू कर भी दिया है। वो जियो मार्ट में यही है कि अगर मान लो, वो भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको जियो मार्ट का पहले सुन लो। जियो मार्ट का भी इन्होंने ट्रायल शुरू करना है। और तीसरा जो है अपना सेल फ़ोन किराना स्टोर और अपना होम डिलीवरी की सर्विस भी इन्होंने शुरू करनी है, जिससे ईज़िली हो जाएगा फेसबुक के थ्रू। सबसे बड़ी याद है ये व्हाट्सएप वॉलेट शुरू करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी है। आप व्हाट्सएप के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। जैसे लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, ऐसे पेटीएम की बजाय, जैसे पेटीएम ने आने वाले टाइम में ये दिया था कि हम इनिशियल ऑफ़र इतने लोगों को दिए थे, तो पेटीएम की आदत लगा दी थी। अब जियो ने नेट फ्री इंटरनेट करके जियो की इंटरनेट की सर्विस लोगों को आदत डाल दी है। इसी तरह से ये व्हाट्सएप का भी करेंगे, वो थोड़ा डिस्कस करके मैं बताऊंगा। तो फेसबुक डील तो मैं एक मतलब आने वाले रेवोल्यूशन ही होगा आने वाले टाइम का ये। ठीक है जी, इसीलिए ये मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं अगर इसको जज करता हूँ तो मेरे को ये शेयर अभी ये 1400 रुपये पे भी जो मिल रहा है ना, मेरे को ये उसके अकॉर्डिंग भी ये सस्ता लगता है। मेरे को पता है ये शेयर का रेट 2,000, 2,100, 2,200, 2,500, 3,000 तक भी जाएगा ये शेयर। इसका आने वाला आप सोच भी नहीं सकते हो। इसकी जो 5G टेक्नोलॉजी है, आपको पता ही है 5G टेक्नोलॉजी में ये क्या क्या कर सकता है। घर में बैठे बैठे मतलब टीवी कनेक्शन, मेन इसका फोकस इसी चीज़ पे हो रहा है। लोग तो जैसे बिज़नेस लोहे का बिज़नेस शुरू कर देते हैं, हाँ जी भी बिज़नेस लोहे का है, जैसे टाटा स्टील ने किया हुआ है, JSW ने। वो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, हर बंदे को इतनी ज़रूरत नहीं। ये फोकस कर रहा है ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर, जैसे इंटरनेट की चीज़ें सबको ज़रूरत की चाहिए। अब डिजिटल स्टोर है, किराने का स्टोर है, ये इनके पास है, ये बहुत ज़रूरी की। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल का बिज़नेस ज़रूरी है, गाड़ियों पेट्रोल में ये चाहिए, ये भी आपको पता ही है। ये इसलिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, आप सुनिए। आपको पता है इंटरनेट सबको चाहिए, वो लोग व्हाट्सएप, टिकटॉक ये यूज़ करते हैं। यहाँ से पहले ये फेसबुक ने यूज़ बाय किए हुए हैं। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूज़र हैं, फेसबुक के 30 करोड़ यूज़र हैं, और रिलायंस जियो के पहले ही 40 करोड़ यूज़र हैं। अब ये डील एग्जीक्यूट हुई है तो देखना लोगों में व्हाट्सएप की आदत ये डाल देंगे, और तभी ऑफ़र भी देंगे कि पेमेंट करने से, जैसे पेटीएम ने किया था, और व्हाट्सएप ऑर्डर के थ्रू ये यूज़ करेंगे। किराना का बिज़नेस मॉडल तैयार करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आप मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से भी इनकम कमाएंगे, और बिज़नेस लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आसानी से बात कर पाएंगे। और आपको पता ही है कि बाइक वाला जो है, अगर आने वाले पेट्रोल भी चाहिए हर बंदे को, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, और ये रिफ़ाइन करके HPCL BPCL को बेचते हैं। मतलब यही कि पेट्रोल के बिना ज़िंदगी तो चलेगी नहीं। अब किराने का स्टोर है, उसके बिना भी ज़िंदगी नहीं चलेगी, इंटरनेट के बिना भी ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर, ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। और फेसबुक जैसे किसी भी बंदे ने छोटा मोटा बिज़नेस करना है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही यूज़ करेगा, वहाँ से व्हाट्सएप पेमेंट। तो इनका ये जो ऐप होगा बहुत ही शानदार होगा। रिलायंस घर बैठे बैठे ही फेसबुक से कमीशन खाएगा और एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट भी लेगा।
और फेसबुक को क्या चाहिए, उसने तो अपनी मार्केट ग्रो करनी है। और इनका जो 5G का मॉडल तैयार है उससे भी ये इनकम करेंगे। 5G के बारे में आपको सबको पता ही है। और क्या पता है कि ये अपने 5G मोबाइल में भी शुरू कर दें, अपने 5G मोबाइल भी बेचना शुरू कर दें। इनका आने वाला टाइम है, ये भी कर सकते हैं। और ब्रॉडबैंड केबल कनेक्शन इंटरनेट का काम भी इसी का ही काम है। और 5G टेक्नोलॉजी लाने वाली ये पहली कंपनी होगी। घर बैठे बैठे इंटरनेट, व्हाट्सएप, पेमेंट, टीवी कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, पेट्रोल, फ्यूल, आपको पता ही है कि ये सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें। और किराने का स्टोर भी ये ज़रूरत का सामान। इसके हिसाब से आप खुद ही समझ सकते हो कि रिलायंस हर चीज़ पे कब्जा कर लेगी। और इसलिए बोलता हूँ ये इन्होंने आने वाले टाइम पे इसी के राज होगा। जैसे कि आपको पता है 31 मार्च 2020 तक इन्होंने ये बोल दिया कि हम अपना सारा डेट ख़त्म कर देंगी और कैश रिच कंपनी बन जाएगी। और जियो मार्ट भी आपको पता ही है, जियो मार्ट भी ये लेके आ रही है, अपना ऐप लेके आ रही है, जहाँ से जो किराने का सामान बेचते हैं अपने स्टोर से ये रिलायंस मार्ट के थ्रू बेच पाएंगे। जैसे आपको पता है ये बाहर वालमार्ट होते हैं और अमेज़न अमेज़न के साथ उनका टाई अप है, तो वालमार्ट अपना सारा माल जो अमेज़न के थ्रू ऑनलाइन बेच जाता है। ऐसे ही अपना जो सामान होगा रिलायंस डिजिटल स्टोर में पड़ा होगा, जो सामान जियो मार्ट के थ्रू ये सारा बेचेगा। और जियो मार्ट भी अमेज़न की तरह ही काम करेगा। और पेमेंट का प्रोसेस मैंने आपको बताई दी है कि व्हाट्सएप के थ्रू ये पेमेंट कर देंगे। मतलब आने वाला टाइम इतना ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लेके आएंगे, आपको पता ही है कि घर बैठे बैठे ऑर्डर डिलीवरी कन्फर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ आने वाला टाइम रिलायंस का ही है। और शेयर का भाव जो है 2100-2500 भी जाएगा, 3000 भी जाएगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू से अगर आपको ये शेयर अच्छा लगे तो आप बाय कर लेना। पर अभी फ़िलहाल ये आपको सिचुएशन मैंने पास्ट का रेवेन्यू बता दिया कि अभी थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आपको ये शेयर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना। और मैंने आपको फ्यूचर का भी प्रोस्पेक्टिव बता दिया है, पास्ट का इनके केस की स्टडी भी बता दी है कि क्या इनको क्यों पैसा चाहिए। और करंट का सिचुएशन भी, आपको रिज़ल्ट का भी मैंने बता दिया कि रिज़ल्ट इन्होंने 4200 ये देखो इनका जो रिज़ल्ट था। अभी रिज़ल्ट में यही था कि अभी रिज़ल्ट आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, वेट करो। मैंने आपको बताया था कि 70 की EPS चाहिए, है ना। 70 की EPS के अकॉर्डिंग इनका जो रिज़ल्ट आया है, अभी देखो ये देखो, ईयरली मैं देखता हूँ तो ईयरली इन्होंने 70 रुपये ही इन्होंने गेन कर लिए हुए हैं। मतलब इनका ये जो अभी मनी कंट्रोल पे चेक कर सकते हो, क्वार्टरली इनका जो 6000 करोड़ का लॉस आया वो सिर्फ इसी की वजह से आया है कि उन्होंने 4000 करोड़ रुपया 4200 करोड़ पे एक्सेप्शनल आइटम का दिखा दिया हुआ है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे को लगता था कि 4200 करोड़ ये 4300 करोड़ जाना चाहिए, वो इन्होंने अगर ये लॉस ना दिखाते एक्सेप्ट, ये भी इन्होंने जानबूझ के दिखाया लॉस ताकि ये शो कर सके कि हमारा शेयर जो है वो प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, शेयर का रेट थोड़ा गिर जाए। तो अगर ये एक्सेप्शनल आइटम का ना दिखाते तो शेयर ये एज़ पर एक्सपेक्टेशन होना था, तो शेयर ये अभी बूम करना था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिलायंस को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चलो और डिप्स पे इसको ऐड करते जाओ और वीडियो को शेयर भी करते जाओ जितना हो। और थैंक्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर करना। राइट इशू के बारे में आपको सारा बता दिया कि कैसे कैसे गया है, और रिज़ल्ट के बारे में बता दिया है, और फ्यूचर पास का केस स्टडी भी बता दिए हैं। थैंक यू। अगली वीडियो का मेरा वेट करना, शेयर करना।